हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 3 मई 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट इन केस यू फाइंड these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that। तो आज के वीडियो का पहला आर्टिकल द हिंदू के टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट एक आर्टिकल है, व्हाई आर ब्लिंकिट वर्कर्स प्रोटेस्टिंग। तो देखिए ये जो पूरा आर्टिकल है ये सिर्फ और सिर्फ ब्लिंकिट वर्कर्स के कंसर्न्स क्या हैं इस पे नहीं डील करता। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको गिग वर्कर्स से रिलेटेड पता होनी चाहिए कि क्या कोई डेफिनेशन अवेलेबल भी है, इंडिया का कोई कोड इसको डिफाइन करता है, क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स में यूजुअली एक स्टेटमेंट तो होती ही है एक क्वेश्चन की कि हमें इस पर्टिकुलर टर्म की या इस पर्टिकुलर चीज की डेफिनेशन इस लॉ से मिलती है या कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। तो वैसे ही इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन सा कोड ऐसा है, लेबर कोड, जो गिग वर्कर्स को डिफाइन करता है, रिकॉग्नाइज करता है। देखिए इस बार गिग वर्कर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आना आपके प्रीलिम्स 2023 में बहुत ही ज्यादा प्रोबेबल है। तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलेगी जो शायद ही किसी और आज तक के न्यूज़पेपर के आर्टिकल ने कवर की है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एक और चीज, इससे पहले कि हम आज की वीडियो को शुरू करें, क्योंकि अब प्रीलिम्स बहुत ही पास आ गया है और आपने अभी तक इकोनॉमिक सर्वे अगर कवर नहीं किया है तो चैनल पे बहुत ही क्रिस्प वीडियोस अवेलेबल हैं। आप एक ही दिन में पूरा इकोनॉमिक सर्वे कवर कर सकते हैं और बहुत ही इजीली, ऐसा नहीं है कि बहुत बर्डनसम लगेगा। और साथ ही में देखिए अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप पूरा इकोनॉमिक सर्वे कवर करें तो आप जो इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो 2 है आप उसे देखिए, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्रीलिम्स रिलेटेड चीजें हैं वो मोर और लेस उसमें कवर्ड हैं। ओके तो आपको प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कैसे आप आंसर्स को डिराइव करेंगे, वो भी उसमें समझाया गया है। ओके नाउ कमिंग बैक टू टुडेज वीडियो, व्हाई आर ब्लिंकिट वर्कर्स प्रोटेस्टिंग। तो पहले हम ब्रीफली न्यूज देख लेते हैं। तो आप सब जानते हैं एक रीसेंट स्ट्राइक के बारे में जो जोमेटो ओन्ड ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट्स ने की है या कर रहे हैं। तो देखिए इस वजह से, इस स्ट्राइक की वजह से एक बार फिर हमें पता चल रहे हैं जो फोर फ्रंट इश्यूज हैं गिग इकोनॉमी को जो के अराउंड होवर करते हैं हमारी कंट्री में। तो स्ट्राइक्स हुई क्यों, बेसिकली ब्लिंकिट के जो वर्कर्स हैं या डिलीवरी एजेंट्स हैं वो स्ट्राइक कर क्यों रहे हैं। तो देखिए वो इसीलिए क्योंकि ब्लिंकिट ने बहुत ही रिसेंटली अपना नया पे आउट स्ट्रक्चर निकाला था अपने डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स के लिए। तो देखिए वो अपने पे आउट स्ट्रक्चर में मिनिमम पे आउट बताते हैं कि पर डिलीवरी मिनिमम पेमेंट इतनी मिलेगी ही मिलेगी आपको। एक सॉर्ट ऑफ एश्योरेंस होती है, जैसे मिनिमम वेज होता है वैसे मिनिमम पे आउट उन्होंने बताया कि मिनिमम इतना आपको मिलेगा ही। तो पहले 25 रुपए मिला करता था और नाउ इट वॉज बींग स्लैश टू ₹15। ओके तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक पूरा दिन डेडिकेट करते हैं डिलीवरी के लिए, आप सिर्फ गिग वर्कर हैं और ब्लिंकिट के लिए ही काम करते हैं, तो पहले आप 1200 के करीब एक दिन में कमा रहे थे, लेकिन अभी आप 600 से 700 कमाएंगे, विच इज अ ह्यूज डाउनफॉल। इस वजह से जो ब्लिंकिट वर्कर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ओके अब क्या होता है गिग वर्कर, हु इज अ गिग वर्कर। तो गिग वर्कर्स आप जानते हैं कि एक जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सेटअप है, ये रिलेशनशिप है, उसके बाहर एग्जिस्ट करते हैं। सो द वर्कर्स आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप आर गिग वर्कर्स। ओके अब गिग वर्कर्स भी अब हम आगे देखेंगे किस तरह के। देखिए मैं आपको गिग वर्कर्स पे पहले भी बहुत सारे एडिटोरियल्स के माध्यम से चीजें समझा चुकी हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि राजस्थान में एक बिल लाया जा रहा है। दे आर वर्किंग वेरी हार्ड टू कम अप विद bill on platform workers। जो platform workers is a category under gig workers only। तो उनके ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए वो बेसिकली एक बिल ला रहे हैं। तो मैंने आपको तब भी समझाया था कि प्लेटफॉर्म वर्कर्स और नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए जब जो गिग वर्कर्स हैं वो ऑनलाइन ऐप के माध्यम से, देखिए क्या है, अगर आपको आप स्विगी खोलते हैं या जोमेटो खोलते हैं तो आप एक अपने लिए कोई भी डिश ऑर्डर करते हैं, राइट। तो फिर जो भी अवेलेबल आसपास आपके कोई डिलीवरी एजेंट होता है वो उस ऑर्डर को लेता है और आपको उसको डिलीवर करके देता है। तो आपने एक ऑनलाइन ऐप के माध्यम से अपनी सर्विस ली एक डिलीवरी एजेंट से, ठीक है। तो जब आप इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या ऑनलाइन एप्स को यूज करते हैं, दिस इज हाउ द एप्स
कनेक्ट द कस्टमर्स एंड द डिलीवरी एजेंट्स। तो इस तरह के वर्कर्स को प्लेटफॉर्म वर्कर्स कहते हैं। लेकिन देखिए गिग वर्कर या गिग इकोनॉमी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि इंट्रोड्यूस ही अभी बहुत रिसेंटली हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। हजारों सालों की इसकी हिस्ट्री है जो अभी तो ऐप बेसिस पे, लेकिन अगर जो आपने अगर देखा हो, आप ऐसी बहुत सारी जगहें एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे जो वेज वर्कर्स हैं, बहुत सारे जो नॉन स्किल्ड वर्कर्स हैं, मैनुअल वर्कर्स हैं, वो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं सुबह 7 से 9 बजे के बीच में। तो किसी को भी अगर एक छोटा सा काम होता है, कुछ कंस्ट्रक्ट करवाना है और 2-3 लोग चाहिए, तो वहां से वो उन्हें लेके जा सकते हैं और उस काम के लिए पे कर देते हैं। या फिर आप देखते हैं अगर आपने स्कूल्स में अपने असाइनमेंट्स किसी से बनवाए हैं या किसी से प्रोजेक्ट बनवाया है साइंस एग्जीबिशन के लिए, तो एक प्रोजेक्ट आप बनवाते हैं और उस प्रोजेक्ट के लिए पे करते हैं, ठीक है। तो वो भी तो गिग इकोनॉमी ही है। ऑल्दो हम गिग इकोनॉमी डिस्कस आज इतना ज्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पैंडेमिक के बाद, ऑनलाइन रेवोल्यूशन के बाद, सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन के बाद गिग इकोनॉमी का जो स्कोप है वो बहुत बढ़ गया है, ठीक है। तो लेकिन ये जो ट्रेडिशनल नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, ये तो दे आर as old as we guys are. So those who work outside these platforms are non-platform workers, including construction workers and non-technology based temporary workers. Okay, तो देखिए आप ये भी जानते होंगे कि जो गिग वर्कर है या गिग इकोनॉमी है ना, कहीं लोग समझते हैं कि इसमें सिर्फ ऐसे नॉन क्वालिटी जॉब्स ही हैं, डिलीवरी एजेंट्स या इस तरह की ही जॉब्स हैं सिर्फ और सिर्फ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गिग इकोनॉमी की जो रेंज है वो बहुत ब्रॉड है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक साइंटिस्ट हैं या फिर आप एक कंटेंट राइटर है और आप किसी भी एक फ्रीलांस ऐप पे काम करते हैं, किसी के साथ भी एक प्रोजेक्ट लेते हैं और काम करते हैं, तो एक बहुत ही हाई क्वालिटी वर्क है वो। लेकिन अगर मोस्ट प्रोबेबली डिलीवरी वर्क को बहुत अच्छा काम नहीं समझा जाता, तो रेंज बहुत ब्रॉड है। अगर आपके प्रीलिम्स में ऐसा लिखा है कि ओनली लो क्वालिटी वर्क इज इंक्लूडेड अंडर गिग economy, that's not true. Okay, whether gig workers should be categorized as employees or as independent contractors has been a heated debate. देखिए वही चीज, क्योंकि जो गिग इकोनॉमी है उसमें दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, कुछ एम्प्लॉयज के भी और कुछ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के भी। तो कौन सी कैटेगरी में इनको रखे वो अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। इन इंडिया एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड, आप जानते हैं, देखिए इंडिया में एम्प्लॉयज को, अगर आप एक एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, ईपीएफए, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। अब देखिए आप अपने प्रीलिम्स का 2021 का पेपर उठाइए, उसमें वर्कर्स से रिलेटेड बहुत सारी स्टेटमेंट्स, आई थिंक 4 से 5। तो अगर आपको बिल्कुल बेसिक ऑब्जर्वेशन भी है, आपकी बेसिक इकोनॉमी क्लियर है, जो आसपास आप देखकर बड़े हुए हैं कि वर्कर्स के पास, किस तरह के वर्कर के पास कौन सा राइट होता है, ओके, ओवर टाइम का किसको पेमेंट मिलता है किसको नहीं, तो ये सारी चीजें उसमें कॉमन सेंस लगाना था और आंसर डिराइव करना था। ओके, सिमिलरली तो अब देखिए अभी हमने एम्प्लॉयज के बारे में देख लिया, अब हम कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स के बारे में देखते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स के लिए भी एक एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970। ओके, तो उनमें भी उनको काफी बेनिफिट्स हैं, प्रोविडेंट फंड्स इस तरह के। तो दोनों के बेनिफिट्स शॉर्ट सर्टन है, चाहे वो एम्प्लॉय की बात करें या कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करें। लेकिन जो गिग वर्क है, गिवन द फैक्ट इट इज वेरी यूनिक इन इट्स नेचर, तो गिग वर्कर्स साथ ही में दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को एग्जिबिट करता है। तो अभी तक उनको किस कैटेगरी में रखे ये कंफर्म ही नहीं है, तो कौन से उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए ये भी नहीं पता। As a result, gig workers have limited recognition under the current employment laws and thus fall outside the ambit of statutory benefits. What is the proposed law? अब देखिए यहाँ पे हमें पता चलता है The Ministry of Labour and Employment उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। ठीक है, तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के माध्यम से हमें क्या हुआ
गिग वर्कर्स को लाया गया विद इन द एम्बिट ऑफ लेबर लॉज फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आपके प्रीलिम्स में एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट लिखी है दैट थ्रू कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 गिग वर्कर्स वर ब्रॉट विद इन द एम्बिट ऑफ लेबर लॉज फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम पढ़ के आप प्लीज मत सोचिएगा कि पहले भी कोई लॉ में तो जरूर लिखा होगा गिग वर्कर का नाम, नहीं था, आज तक कोई रिकॉग्निशन नहीं थी लेबर लॉज में, ठीक है। तो अगर हम इसी कोड की, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी की सेक्शन 2 सब सेक्शन 35 को देखें तो वहां पे डिफाइन किया गया है एक गिग वर्कर को। तो देखिए एज इट इज गिग वर्कर की डेफिनेशन आ सकती है दैट एज पर द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी अ गिग वर्कर इज डिफाइंड एज दिस। So a gig worker is defined as a person who performs work or participates in a work arrangement and earns from such activities outside of a traditional employer-employee relationship। देखिए कितनी ही वेग आप कह सकते हैं कि डेफिनेशन है, और ये इसका क्रिटिसिज्म भी है बेसिकली। सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया कि अब देखिए अगर आप अपने मेंस में आंसर लिख रहे हैं, जो हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि गिग वर्कर या गिग इकोनॉमी का रीसेंट हमने राइज कैसे देखा है, बहुत सारे रीजंस, पैंडेमिक, बहुत कुछ हमने डिस्कस किया, और क्या चैलेंजेस हैं हमने वो भी डिस्कस किया, ठीक है। तो ऑफकोर्स आप उसमें कुछ डेटा लिखेंगे, अगर आप अपने मेंस में लिख रहे हैं तो एक डेटा लिखेंगे कि इतने मिलियन ऑफ गिग इकोनॉमी हम देख रहे हैं इंडिया में, लेकिन डेफिनेशन क्या है एज पर द Code on Social Security 2020, a gig worker is defined as a person जो काम करता है या एक वर्क अरेंजमेंट में पार्टिसिपेट करता है और जो आता है आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो आप एज इट इज लिख के आ सकते हैं। द कोड डिफाइंस, अब देखिए वही कोड में प्लेटफॉर्म वर्क को भी डिफाइन किया गया है। प्लेटफॉर्म वर्क का मतलब है अ वर्क अरेंजमेंट आउटसाइड ऑफ अ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इन विच ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स यूज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म to access other organizations or individuals to solve specific problems or to provide specific services in exchange for payment of course। तो मतलब यहाँ पे देखिए दोनों जगहों पे ही ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल क्यों लिखा है, क्योंकि आप एज एन इंडिविजुअल भी किसी से सर्विस ले सकते हैं उसकी पेमेंट, उसको पेमेंट देके, लेकिन आप एक कंपनी भी हो सकते हैं और आपने मे बी अपने एसीज ठीक करवाने हो और आपने किसी एक गिग वर्कर को या अर्बन कंपनी से मंगवाया, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल दोनों ही सर्विसेज अवेल कर सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंडिविजुअल से, और दोनों ही गिग प्लेटफॉर्म वर्कर में आते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे एक चीज है। Okay, now this of course we have gotten, although the code recognizes gig workers, it distinguish, तो देखिए वही चीज कोड खुद ही डिस्टिंग्विश कर देता है एक वर्कर के बीच में, गिग वर्कर के बीच में और एक एम्प्लॉय के बीच में, क्योंकि एम्प्लॉय को कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, जैसे ग्रेच्युटी, एम्प्लॉय कंपनसेशन, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, मैटरनिटी बेनिफिट्स। तो अब देखिए एक और चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कोड है वो ये कहता है कि गिग वर्कर्स के लिए क्या होगा, फिर उसके लिए उनके बेनिफिट्स के लिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को सूटेबल स्कीम्स लानी पड़ेंगी गिग वर्कर्स के लिए, उनकी हेल्थ या मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए या प्रोविडेंट फंड्स के लिए या एक्सीडेंट बेनिफिट्स के लिए। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, और जो हम राजस्थान के केस में देख रहे हैं, राजस्थान इज डूइंग नथिंग बट ब्रिंगिंग अ स्कीम, और राजस्थान इज इम्प्लीमेंटिंग कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि उसमें यही लिखा है अगर गिग वर्कर्स को कोई भी किसी भी तरह का बेनिफिट मिलना है तो केंद्रीय सरकार या फिर स्टेट गवर्नमेंट को कोई स्कीम लानी पड़ेगी। तो मतलब आप इन बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हैं लेकिन गारंटीड नहीं है आपको ये बेनिफिट्स। कोड क्या करता है, बाकी इंप्लॉयज को तो गारंटी करता है ना, इंप्लॉयज को मिलेगा ही मिलेगा इस तरह का प्रोविडेंट फंड या कुछ भी, लेकिन वो ये कहता है कि अगर गिग वर्कर्स को भी एक्सटेंड करना है तो कोई स्कीम लाओ पहले, और राजस्थान वो कर रहा है, ठीक है। द कोड ऑल्सो, अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से, कोड मैंडेट करता है the compulsory registration of all gig workers and platform workers to avail the benefits under these schemes। अब ये चीज भी आपको राजस्थान के उस बिल वाले एडिटोरियल से रिलेटेड अगर आपने कवर किया हो तो पता है, क्योंकि राजस्थान का बिल का जो ड्राफ्ट है वो भी यही कहता है कि सबसे पहले तो सबको, जितने भी प्लेटफॉर्म वर्कर्स राजस्थान में हैं उनको रजिस्टर करना है कंपल्सरली
ठीक है, तो कोड भी यही कहता है कि अगर आपको स्कीम का लुफ्त उठाना है तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। ठीक है, सरकार के साथ या सरकार ने कोई बॉडी बनाई है उसके साथ, तो ये कोड में भी लिखा है। What are some of the concerns? अब concerns क्या है? अब देखिए 4 लेबर कोड्स हैं, ओके, जो प्रपोज किए गए हैं। 4 में से सिर्फ और सिर्फ कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है जिसमें गिग वर्कर का एक रेफरेंस हमें मिलता है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके प्रीलिम्स में यही लिखा आ सकता है दैट आउट ऑफ दीज 4 न्यू लेबर कोड्स गिग वर्क फाइंड्स रेफरेंस ओनली इन द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। क्योंकि हम कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी पे इतना देख रहे हैं रिसेंटली, चाहे वो द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, गिग वर्कर्स के ही रिस्पेक्ट में, तो आपको ये चीज तो रट जानी चाहिए कि एक ही कोड है जो गिग वर्कर्स की बात करता है। लेकिन अब बाकी कोड जब तक बात नहीं करेंगे तो गिग वर्कर्स को जो वाइटल बेनिफिट्स हैं वो कैसे मिलेंगे या प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी? ठीक है, क्योंकि जो बाकी कोड्स हैं वो क्या करते हैं, मिनिमम वेज के बारे में बात करते हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के बारे में बात करते हैं, तो मतलब उनको नहीं देना। गिग वर्कर्स को आपने कह दिया एक स्कीम लाओ, उनको कुछ अगर देना है तो, लेकिन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन सब की कोई बात ही नहीं है। ओके, दे ऑल्सो कैन नॉट क्रिएट लीगली रिकॉग्नाइज्ड यूनियंस। ट्रेड यूनियन जैसा इस तरह का कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब आपके पास नेगोशिएटिंग पावर नहीं है, ना ही होगी, क्योंकि कोड में ऐसा कुछ नहीं लिखा। मोरोवर they remain excluded from accessing the specialized, वही चीज रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत मिलता है, 1947 का ये एक्ट है। तो अगर आपको कोई भी ग्रीवेंस है और आपके एम्प्लॉयर के खिलाफ अगर आप उसको रिड्रेस करवाना चाहते हैं या जो भी आपकी दिक्कत है, तो वो आपको नहीं मिलेगा अगर आप एक गिग वर्कर हैं। Okay, so you deny them an effective remedy for grievances against their employers. Considering the non-traditional nature of this work, gig workers also do not have the right of collective bargaining. वही चीज, collective bargaining तो एक fundamental principle है, right? Modern labor laws का। क्योंकि जो नेगोशिएटिंग पावर आती है कलेक्टिव बार्गेनिंग के साथ, वो एक इंडिविजुअल के पास आ ही नहीं सकती। आप अकेले खड़े होकर किसी को कुछ बोल दो कि कौन मानेगा, क्योंकि वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको रिबफ किया जा सकता है, आपको फायर भी किया जा सकता है। खैर, इसमें तो फायर वाला सीन नहीं है। 2022 रिपोर्ट तो एक रिपोर्ट है फेयर वर्क इंडिया द्वारा लिखी गई, ओके, एन इंटरनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट, जिसने हाईलाइट किया है कि किस तरह की डिप्लोरेबल वर्किंग कंडीशंस में ये एम्प्लॉयज काम करते हैं, अगर हम इन्हें एम्प्लॉयज कह सकते हैं तो, डिजिटल लेबर प्लेटफॉर्म्स के। और कैसे ये फेयर वर्क इंडिया की ही रिपोर्ट ये कहती है कि इट इज़ हाई टाइम कि हम एक स्टैट्यूटरी अफर्मेशन लेके आए गिग वर्कर्स की राइट्स के लिए। डिस्पाइट रिसीविंग द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, लेबर कोड्स को असेंट मिल चुका है प्रेसिडेंट का, लेकिन अभी तक इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, 3 साल हो गए हैं, 2019 से शुरू आए थे लेबर कोड जाने असेंट मिलना, लेकिन अब आप देख सकते हैं 3 साल से भी ज़्यादा हो गए कहीं कोड्स को। तो अब केंद्रीय सरकार का ये कहना है कि इम्प्लीमेंटेशन अभी तक इसीलिए नहीं हुई है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स ने अभी तक रूल्स नहीं बनाए हैं। और आप जानते हैं, और मैं बार बार आपको ये चीज़ बताती हूँ कि रूल्स के बिना किसी भी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। इसीलिए अभी तक जो CAA जो आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके खिलाफ इतनी प्रोटेस्ट हुई, वो अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रूल्स ही नहीं बने। ठीक है, आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो रूल्स के बिना तो क्योंकि जो लॉ है या एक्ट है वो तो विजन बताता है कि अच्छा ये हमारे गोल्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि ये अचीव करें इस एक्ट से। लेकिन उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किसने करना है, कौन सी अथॉरिटी होगी, क्या होगा, ये सब कुछ रूल्स बताती है, एकदम निटी ग्रिटीज। ओके, हैव द कोर्ट्स इंटरवीन्ड? अब कोर्ट्स देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या किसी और कोर्ट ने कुछ कहा है। सितंबर 20, 2021 में इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, IFAT, उन्होंने एक PIL फाइल की थी ऑन बिहाफ ऑफ गिग वर्कर्स बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। पिटिशन ने ये डिमांड किया था, और ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑफ कोर्स अगर आप मेंस में लिख रहे हैं तो आप फेयर वर्क इंडिया की रिपोर्ट भी मेंशन कर सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसे। तो ये जो PIL थी, बेसिकली इनकी डिमांड क्या थी कि देखिए, गिग वर्कर्स को या प्लेटफॉर्म वर्कर्स को अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स तो डिक्लेयर कर दीजिए कम से कम, ओके, ताकि हम जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट है 2008 का, उसके तहत तो हमें रिकॉग्निशन मिल जाए, हम अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सेक्टर में तो कम से कम गिने जाएं।
Okay, and we should also be provided with statutory protection in the form of social security benefits. अगर हमें of course recognition मिल जाएगी इस एक्ट के तहत तो कुछ statutory benefits भी आएंगे साथ में. It has been contended that the exclusion of gig workers from the category of unorganized workers or wage workers under section 2M और section 2N of the UWSS Act यानी कि 2008 का ये एक्ट, तो पिटिशन यही कहती है, पीआईएल यही कहती है, क्योंकि आपने हमें रिकॉग्नाइज ही नहीं किया हुआ इस एक्ट के तहत, तो आप हमारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को वायलेट कर रहे हैं. Okay. Further, it has been argued that such denial of social benefits amounts to, और अगर आप हमें कोई बेनिफिट नहीं देते, बस हम ऐसे ही, हम तो कंट्री के किसी वर्कर की कैटेगरी में भी नहीं आ रहे, ठीक है, हमें कोई बेनिफिट्स नहीं है, बस हम काम कर रहे हैं, तो कभी कभी हमारा एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है, हमसे ओवर काम भी करवाया जा सकता है बहुत मीनियल वेजेस के लिए, तो क्या वो आर्टिकल 23 के तहत नहीं आ जाती फोर्स्ड लेबर. ओके, तो ये चीज बेसिकली पीआईएल में लिखी है. तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस पे सेंटर का रिस्पॉन्स मांगा, और ये हम दिसंबर 2021 की बात कर रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स मांगा, लेकिन सेंटर ने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया है. अब हम इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन के आर्टिकल्स देख लेते हैं. मोस्ट पॉपुलस हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ. अब पॉपुलेशन, जीडीपी पर कैपिटा, डेमोग्राफिक डिविडेंड, इन सारी चीज़ों पे हम बहुत आर्टिकल्स रिसेंटली देख रहे हैं. क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जो एनुअल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड द्वारा जो रिलीज की गई है, उन्होंने कहा है, इस रिपोर्ट ने कहा है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो चाइना को भी हम चाइना को भी क्रॉस कर जाएंगे, मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएंगे बाय मिड 2023. ओके, इवन इफ इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी मेजर इकोनॉमी ऐसी नहीं है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट आया, उससे पहले पैंडेमिक आया, बहुत सारी दिक्कतें हैं, रिसेशन है हर जगह, लेकिन हम ही एक ऐसी मेजर इकोनॉमी है जो फास्टेस्ट पेस पे ग्रो कर रही है. चाइना भी अब बुरा ग्रो किया है, माइनस में उन्होंने ग्रोथ की है. ओके, लेकिन फिर भी इतना फास्टेस्ट पेस पे ग्रो करने के बाद भी हम अभी भी एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री क्यों है? लोअर मिडिल इनकम कंट्री. ओके, क्योंकि जो हमारी एनुअल पर कैपिटा इनकम है इट इज अराउंड $2200. ओके, जो चाइना की पर कैपिटा इनकम की 1/6 है, और हम बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम से भी बहुत पीछे हैं. ओके, पर कैपिटा मतलब देखिए क्या फर्क पड़ता है जीडीपी कितनी है. जीडीपी तो देखिए बड़ी सारी चीजें हैं जो आपको पता भी नहीं है, और जीडीपी भी, अगर आपसे क्वेश्चन आई थिंक पूछा भी गया है एक बार मेंस में कि जीडीपी तो एक सही पैरामीटर भी नहीं है. जो जीडीपी की कैलकुलेशन का तरीका है वो एक रिप्रेजेंट ही नहीं करता असल इंडिया को, जो बेसिकली हमारे जैसे आम लोग हैं, कितना कोई कमा रहा है नहीं कमा रहा है वो उसमें रिप्रेजेंट नहीं होता उस नंबर में. क्योंकि आप जीडीपी का अगर कैलकुलेशन का मेथड देखेंगे तो बहुत ही, पहली बात तो ऑर्गेनाइज सेक्टर ही आता है उसमें सिर्फ और सिर्फ, तो मैक्सिमम जो 85% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो कहाँ है, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें, तो लीविंग दैट असाइड, जीडीपी पर कैपिटा मैटर करती है कि एक इंसान कितना कमा रहा है एक कंट्री में, तो वहां हम बहुत पीछे हैं. ओके, इवन दो हम फास्टेस्ट स्पेस पे ग्रो कर रहे हैं. तो क्या जो पॉपुलेशन ग्रोथ है अब हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और एनहांस करेगी, या जैसे कि ट्रेडिशनली बोला जाता था कि पॉपुलेशन इज द एनिमी ऑफ ग्रोथ, क्या वो होगा? ओके, विल इंडिया बिकम रिचर बिफोर इट बिकम्स ओल्ड? तो देखिए ये चीज मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि हर कंट्री का एक सपना होता है कि हम अमीर बन जाएं इससे पहले कि हम बूढ़े हो, और चाइना का वो सपना टूट रहा है. ओके, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली दे विल बिकम ओल्ड बिफोर दे विल बिकम रिच, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन आप जानते हैं कि कम हो रही है. ओके, तो इसीलिए हमारा भी यही सपना है, और वी आर वेरी कॉन्फिडेंट हम इस सपने को साकार करेंगे बिल्कुल, कि वी विल बिकम रिच बिफोर वी बिकम ओल्ड, क्योंकि हमारे पास अभी काफ़ी समय है, गिवन द फैक्ट हमें बहुत काम करना पड़ेगा एजुकेशन पे, स्किलिंग पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, एंड वी आर वेरी होपफुल इट वुड बी डन. ओके, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, वेल इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द आर्टिकल हियर, कि एक और इंडिया के पास क्या है, इंडिया इज ओनली सच कंट्री which has become stronger before it actually becomes richer. आप जानते हैं इंडिया का क्या पोजीशन है, और आज हम ऐसा ही एक एडिटोरियल ही पढ़ेंगे, इंडिया को आज किस तरह से परसीव किया जा रहा है. इंडिया का रिस्पॉन्स हर जगह मैटर करता है. ओके, तो वी हैव बिकम स्ट्रोंगर बिफोर वी इवन बिकेम रिचर.
और आप जानते हैं हम तो लोअर मिडिल इनकम कंट्री हैं अभी भी। खैर, ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, तो देखिए एक बुक है 2018 में लिखी गई टिम डाइसन द्वारा, अ पॉपुलेशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द फर्स्ट मॉडर्न पीपल टू द प्रेजेंट डे। ठीक है, तो ये बेसिकली जो बुक है ये बताती है कि अगर हम 9500 ईयर्स अगो देखें तो जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो अराउंड 2 लाख थी 9500 ईयर्स अगो। ठीक है, अगर हम 4000 साल पहले देखें तो जो मोस्ट ऑफ इंडियाज एस्टिमेटेड, तो इंडिया की पॉपुलेशन 4000 साल पहले हो चुकी है 4 to 6 मिलियन। ठीक है, और 4 to 6 मिलियन के भी मोस्ट ऑफ द लोग हैं वो कहाँ रहते थे? इंडस बेसिन के आसपास। Okay, and this was perhaps the largest concentration of human beings anywhere at any time. इतना concentrated area में इतनी बड़ी population शायद ही कहीं रहती थी पूरे संसार में। अब साथ में ये भी लिखा है कि जब मौर्यन एम्पायर का समय आता है तो पॉपुलेशन अब कहाँ आ जाती है? गंगा बेसिन के आसपास कॉन्सेंट्रेट, और कहाँ कितने लेवल तक पहुंच जाती है? 15 to 30 मिलियन। ओके, फिर अगर हम बात करें 16th सेंचुरी तो हमारी 125 मिलियन पे पॉपुलेशन पहुंच जाती है। अगर हम बात करें फर्स्ट सेंसस की, भारत के पॉपुलेशन सेंसस की 1871, तो हमें पता चलता है कि हमारी पॉपुलेशन 255 मिलियन है। ओके, और फाइनली अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो 343 मिलियन के आसपास हमारी पॉपुलेशन थी। लेकिन अगर हम 75 इयर्स बाद देखें, आज़ादी का अमृत महोत्सव भी हम बना चुके हैं, तो 343 मिलियन को भी आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, आज हम उस स्टेज पे खड़े हैं। ओके, गुड थिंग और बैड थिंग, अब पॉपुलेशन कंसिस्टेंटली ग्रो ही की है, हमने देखे नंबर्स, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है। अब देखिए ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ, ट्रेडिशनली देखे तो ऐसा ही समझा जाता है कि पॉपुलेशन ग्रो करना बेकार बात है। पॉपुलेशन पॉवर्टी, GS1 में कम से कम 4 बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि क्या पॉपुलेशन की वजह से पॉवर्टी होती है या पॉवर्टी की वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है, क्योंकि दोनों में ही नेक्सस है और हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या लिखा है, कुछ स्टैट्स लिखे हैं और ये स्टैट आप लिख सकते हैं अपने आंसर्स में। अगर हम 1950-60s की बात करें तो जनरल व्यू इकोनॉमिस्ट का यही था कि जैसे जैसे बर्थ रेट्स बढ़ते रहते हैं, यानी कि ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है और पुअर कंट्रीज में, तो क्या होगा? ऑफ कोर्स जो आपका बहुत ही पहली बात तो पुअर कंट्री है तो कैपिटल वैसे ही बहुत कम है, लेकिन ये जो कैपिटल है भी ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में जाने के बजाय कहाँ जा रहा है? उस पॉपुलेशन को सिर्फ खाना प्रोवाइड करवाना है, बहुत इस तरह की चीज़ों में तो आप ग्रो करोगे ही नहीं। जितनी कम सेविंग, जितनी कम इन्वेस्टमेंट, उतनी कम इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, और तो वही होता था, यही बेसिकली इकोनॉमिस्ट समझते थे। ठीक है, लेकिन अगर हम 1990s की बात करें तो रिसर्चर्स ने, अभी देखिए हमें 1950-60s में इकोनॉमिस्ट को ऐसा लगता है, लेकिन कोई बिल्कुल रोबस्ट डेटा कि क्या रिलेशनशिप है नेशनल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स में और पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट में, ये एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कम्स 1990s, researchers started to find a clear negative association between population growth and economic performance, यानी कि जितनी ज़्यादा population grow करेगी उतना ही negative economic performance होगी। 1990 तक हमें basically पता चल गया, confirm। ओके, ऑल्सो अराउंड दिस टाइम ओनली 1990s में ही हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड का कॉन्सेप्ट पता चलने लगता है। आप जानते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की डेफिनेशन आपसे पूछी भी जा सकती है प्रीलिम्स में, ऑफ कोर्स मेंस में भी। ठीक है, तो क्या होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड? एक ऐसा पीरियड एक इकोनॉमी की ट्रैजेक्टरी में जहां पे वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 to 64 या 15 to 65, यहाँ लिखा है, वैसे हम 15 to 64 मानते हैं, जहां पे 15 to 64 उम्र के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा है, बल्जिंग पॉपुलेशन। ओके, वहां पे, और लोअर पॉपुलेशन है चिल्ड्रन की या फिर ऑफ कोर्स ओल्डर पीपल की भी, जो डिपेंडेंट है वर्किंग पॉपुलेशन पे। ओके, मतलब लोअर प्रोपोर्शन चिल्ड्रन की इसलिए क्योंकि बर्थ रेट्स भी नहीं बहुत ज्यादा हो रहे। ठीक है, सो इट ओपन्स द विंडो फॉर इकोनॉमी टू पोटेंशियली रेज इट्स लेवल्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये वर्किंग एज पॉपुलेशन है, सब जी तोड़ मेहनत करने वाले लोग हैं, सब में पोटेंशियल बहुत है, तो जो भी पैसा कमाएंगे उसको लगाया जाएगा कंट्री की ग्रोथ में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो इकोनॉमी एज अ होल वुड ग्रो। द अपशॉट, अब देखिए आप ये टेबल देख रहे हैं, रेट्स ऑफ ग्रोथ 1870 to 2014, ये वर्ल्ड की जीडीपी के लिए बेसिकली, या वर्ल्ड की पॉपुलेशन के लिए है, और इसी डेटा से हमें बेसिकली इंडिया के लिए एक लेसन मिलता है, और क्या लेसन है वो हम देखेंगे। तो दिस टेबल डील्स विद पॉपुलेशन ग्रोथ, ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बेसिकली, और साथ ही में जीडीपी ग्रोथ रेट एंड जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ रेट। ठीक है, तो अगर हम 1950 से 1973 देखें
ओके, या फिर हम यहीं से भी देखना शुरू करें तो हमें क्या पता चलता है कि जो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ है, आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी जल्दी बढ़ी, 1.81 से 4.78, ठीक है। तो इतनी जल्दी इकोनॉमी जब बढ़ी तो साथ में पॉपुलेशन भी बढ़ी है, राइट। 0.93 से जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो 1.91 हो गया। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो जीडीपी पर कैपिटा है वो बड़ा ही बड़ा है। आई होप यू गेट माई पॉइंट कि जीडीपी जब बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है ना, जब हम इकोनॉमिकली बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉपुलेशन भी ग्रो कर रही है। पॉपुलेशन ग्रो यहाँ पे कर रही है बहुत अच्छी खासी, लेकिन फिर भी जो हमारी जीडीपी पर कैपिटा है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। तो इन द सेंस हमें ध्यान का देना है, जीडीपी को इम्प्रूव कीजिए, बहुत ज्यादा ग्रो कीजिए, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रो कर रही है नहीं कर रही है इससे नहीं फर्क पड़ना चाहिए, जीडीपी पर कैपिटा ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट। और यही देखिए, क्योंकि जब बहुत सारे इनइक्वालिटी जो ऑक्सफैम रिपोर्ट्स आती हैं ये सब, तो जो हमारी अभी प्रेजेंट रूलिंग पार्टी की सरकार है वो यही चीज बोलती है कि देखिए हमें ध्यान सिर्फ और सिर्फ जीडीपी पे देना चाहिए। ऑल्दो कंप्लीटली वो सही नहीं है जो जिस तरह की जस्टिफिकेशन इकोनॉमिक सर्वे में आती है, पर क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ही उनको काउंटर करते हैं, पर मोर और लेस जो एग्जाम्पल्स कोट किए जाते हैं हमारी गवर्नमेंट द्वारा, चाइना का एग्जाम्पल लेके कि फोकस ऑन जीडीपी, पहले अपने आप ट्रिकल डाउन हो जाती हैं चीजें। ओके, तो ये चीज बेसिकली यहाँ पे हमें पता चलती है। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वर मास्क्ड एज लॉन्ग एज द इकोनॉमी डिड वेल। तो हमें यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ के कुछ नेगेटिव कुछ इफेक्ट दिखाई नहीं जब तक जीडीपी बहुत अच्छी ग्रो कर रही थी। लेकिन जब ग्रोथ बुरी होने लगी तो देखिए आप, ग्रोथ यहाँ पे 3.31 हो गई, ठीक है, और यहाँ पे पॉपुलेशन भी थोड़ी सी कम होने के बावजूद जीडीपी पर कैपिटा कम हो गई। पॉपुलेशन कम ग्रो की है पहले से फिर भी, ठीक है, और फिर उसके बाद और कम 1.95 जब ग्रोथ हुई जीडीपी, और 1.19 जब पॉपुलेशन ग्रो करी तो 0.75 पे हम आ गए। तो बेसिकली जीडीपी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जीडीपी अगर अच्छे से ग्रो कर रही है तो पॉपुलेशन का नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। ओके, और अगर बेसिकली जीडीपी ग्रो नहीं करेगी तो ये जो नेगेटिव एसोसिएशन है दोनों के बीच में, पॉपुलेशन और जीडीपी ग्रोथ के बीच में, वो दिखने लगेगा, इट वुड गेट एक्सपोज्ड। तो इंडिया के लिए भी यही लेसन है, लेकिन कुछ और बातें यहाँ पे सजेस्ट की जाती हैं। अकॉर्डिंग टू द यूएन्स प्रोजेक्शन, अनलाइक चाइना हुज पॉपुलेशन हैज पीक्ड, हमारी जो पॉपुलेशन है इट वुड कंटिन्यू टू राइज 2064 तक, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं हमारी फर्टिलिटी रेट ऑलरेडी हमारे रिप्लेसमेंट रेट से 2.1 से कम हो गई है, 2.0 पे हम हैं, ठीक है। तो मतलब फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल, इस तरह के अब कोई लॉज लाने की जरूरत नहीं है। आई थिंक दिस वुड बी अ डिजास्टर्स स्टेप। अगर अभी भी कोई इन चीजों के बारे में सोचता है तो मत छेड़खानी कीजिए किसी भी चीज के साथ। Let naturally things happen and things are working in our favor. We shouldn't really be hampering things. Okay, the bigger तो challenge है क्या? अब फैमिली प्लानिंग चैलेंज नहीं है, एक समय पे थी फैमिली प्लानिंग चैलेंज, अब क्या है फिर चैलेंज? ओके, तो हमें ये फिगर आउट करना है कि हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज कैसे करें, ठीक है, कैसे हम रिच बने बिफोर वी बिकम ओल्ड, क्योंकि कभी तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड पोटेंशियल भी चला ही जाएगा, कभी तो हमारी एजिंग पॉपुलेशन भी होगी, जैसे आज चाइना की हो रही है, जापान की हो गई है कुछ साल पहले। तो क्या करें फिर अब हम? ओके, तो कहीं एक्सपर्ट्स आर्ग्यू करते हैं दैट चाइना डिस्पाइट इट्स रिमार्केबल इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर द लास्ट 4 decades माइट फेल टू डू सो। सेवरल कंट्रीज, अब देखिए वही चीज यहाँ लिखी है, बहुत सारी कंट्रीज, और हमारे प्रधानमंत्री भी कुछ समय पहले इसको मेंशन कर रहे थे कि बहुत सारी कंट्रीज मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाती है। देखिए एक पुअर कंट्री से या क्यों एडवांस होके मिडिल इनकम कंट्री बनना बहुत आसान है, लेकिन मिडिल इनकम से एडवांस कंट्री बनना बहुत मुश्किल है। हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं, हम उतने में ही खुश होने लगते हैं, या हम बहुत मुश्किल है। आई थिंक ये आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये जनरली भी होता है। अगर आप एवरेज जो मार्क्स हैं या फिर जो अबव एवरेज मार्क्स हैं उसको क्रॉस करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, एक स्ट्रैटेजी लगती है। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे मिडिल इनकम ट्रैप को फंस गए हो आप, मिडिल इनकम के उसमें, उसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। ओके, लेकिन फिर भी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ये किया, जैसे साउथ कोरिया, इजराइल, उन्होंने ट्रांजिशन किया टू रिच कंट्री। लेकिन कई कंट्रीज हैं जो फेल हो गई, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका। ओके, इंडिया विच इज अ लोअर मिडिल इनकम कंट्री, ओके, कुछ अपर मिडिल इनकम कंट्रीज के एग्जांपल आपको पता होने चाहिए, चाइना हमारा सबसे बड़ा नेबर, ठीक है, साउथ अफ्रीका अपर मिडिल इनकम कंट्री है, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना,
वो भी अपर मिडिल इनकम कंट्री है। ओके, तो अगर हमें ये लोअर मिडिल इनकम कंट्री से बेसिकली क्रॉस करना है या इन्हांस करना है, ट्रांजिशन करना है, तो हमें रिमार्केबली ग्रो करना पड़ेगा, रिमार्केबली फास्ट। ओके, और अगर हम ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि तभी हम जो ह्यूज पॉपुलेशन की नेगेटिव एसोसिएशन है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के साथ, उसको मास्क कर पाएंगे, नहीं तो वो एक्सपोज हो जाएगी। इसके लिए क्या करना है, हमें डोमेस्टिक रिफॉर्म्स लाने हैं। ओके, स्पेशली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूथ को ऐसा लगता है कि उनकी गलती है। बहुत सारे लोग जो सुसाइड्स कर लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनकी किस्मत साथ नहीं दे रही, या फिर लकी नहीं है वो, या 36 और बातें। स्पेशली यूपीएससी के केस में आप जानते हैं, जैसे सब थोड़े ना कम पढ़ के जा रहे हैं। अगर 1% लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इतने सारे लोग अगर आगे नहीं बढ़ रहे, तो इट इज़ नॉट देयर फॉल्ट। मे बी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उतनी है ही नहीं कि उनके पास कभी सोचने का ही मौका नहीं होता कि वो कुछ और कर भी पाएंगे। सबको यही लगता है एक टाइम के बाद कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे इफ नॉट यूपीएससी, एंड दिस इज़ वेरी बैड एंड समथिंग हैज़ टू बी डन अबाउट इट। एंड मतलब मैं एक मिनी स्कूल लेवल पे बात कर रही हूँ, पर बहुत बड़े लेवल पे डोमेस्टिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ तो अभी नहीं होने वाली, हम जानते हैं कि इनफैक्ट बुरी ही होगी। वर्ल्ड के बहुत सारे डेटाज ऐसा बताते हैं, हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा है। रिसेशन फियर्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही हो जाएंगे, तो डोमेस्टिकली खुद को स्ट्रॉन्ग कीजिए, रेजिस्टेंट बनाइए। While India has historically neglected primary health and primary education, पर हमने historically primary health पे भी कुछ खास expenditure नहीं किया है, ना ही education पे। तो लेकिन history ये बताती है कि आज तक कोई भी rich नहीं बना है जिसने education पे और health पे invest नहीं किया है। तो जितना हमें लगता है कि softer areas है, defense पे खर्च कर लो, यहाँ खर्च कर लो, ऐसा ये इकोनॉमिक सर्वेज भी बताते हैं कि हमें एक्सपैंड करना ही है, जितना जल्दी उतना बेटर। ओके, अच्छी जो जॉब्स आएंगी वो भी तो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर से ही आएंगी, तो व्हाई नॉट। ओके, और अगर हम चाइना की बात करें, तो अमर्त्य सेन की जो बुक है, चाइना का भी उन्होंने एग्जाम्पल लिया है और केरला का एग्जाम्पल कुछ कुछ वहाँ लिया है। तो उसमें वो यही कहते हैं कि चाइना ने एक चीज़ अच्छी की है, और वो आज अपर मिडिल इनकम कंट्री है। ऑफ कोर्स देखिए, सेकंड नंबर पे कंट्री है, नंबर 1 पे भी आ जाएगी बहुत जल्दी, बहुत लोग ऐसा कहते हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपनी एजुकेशन और हेल्थ पे बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है अपने ह्यूमन कैपिटल पे, स्किलिंग पे, और वो हमें करने की ज़रूरत है। इंडिया हैज़ द मोस्ट पुअर पीपल इन द वर्ल्ड, अ वेरी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इट्स चिल्ड्रन आर वेस्टेड, स्टंटेड, unemployment levels are very high, participation of women in the workforce is one of the lowest in the world। तो ये सारी चीज़ें हमें इम्प्रूव करनी है। ओके, तो अगर हम इन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए पॉलिसी सॉल्यूशंस ढूंढ लेते हैं, तो वही की है हमें अमीर बनाने की, इससे पहले कि हम ओल्ड हो जाएं। Okay, else a higher proportion of population in the working age group could instead of helping matters cause social unrest। क्योंकि जब इतना बड़ा bulging 15 to 64 या more or less अगर हम देखें यूथ अनएम्प्लॉयड होगा, वो रिबेलियस बन जाएगा कि कहाँ हैं जॉब्स, ओके, या कहाँ क्या करें हम। क्योंकि आई होप यू गेट माई पॉइंट, या तो इनके लिए कुछ किया जाए और इनको सच में कैपिटल बनाया जाए, या तो ये सोशल अनरेस्ट ही कॉज कर सकते हैं। What went wrong for First Republic बैंक? अब देखिए, ये एक और बैंक है यूएस का जो फेल हो गया है। नॉट ऑल ऑफ द थिंग्स मार्क्ड हियर आर इम्पोर्टेंट फॉर यू। अगर हम जिस्ट देखें, तो यहाँ पे क्या है, द फोकस ऑफ द यूएस रीजनल बैंकिंग क्राइसिस टर्न्ड ऑन फर्स्ट रिपब्लिक बैंक इन लेट मार्च आफ्टर द वेल्दी क्लाइंट्स। तो क्या हुआ, देखिए, आप जानते हैं हर एक तरह के बैंकिंग क्राइस के पीछे कहीं ना कहीं आपको यूएस फेडरल रिजर्व के रेट हाइक्स दिखेंगे। ठीक है, अचानक से क्या हुआ है कि यूएस ने इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बढ़ाने शुरू कर दिए, या पॉलिसी रेट्स बढ़ाने शुरू कर दिए। ठीक है, तो अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जो एफपीआईज या इस तरह के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। वो हमारे जैसी डेवलपिंग कंट्रीज से अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करके एडवांस्ड इकोनॉमी स्पेशली यूएस में लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट में वहाँ पे काफ़ी उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन जो लोन्स लेते हैं, या जो छोटे छोटे वेंचर्स चला रहे हैं, या वेल्दियर लोग हैं, वो लोन के बेसिस पे ही काम करते हैं। तो लोन अब इतना महंगा कैसे कोई पे करेगा इतने बड़े इंटरेस्ट रेट पे, या फिर कोई कैसे नए लोन्स लेगा। ओके,
तो और साथ ही में बैंक्स के लिए भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि डिपॉजिट्स पे भी तो काफ़ी बड़ा इंटरेस्ट रेट देना है। तो ये ऑलमोस्ट हर एक बैंकिंग क्राइसिस के पीछे रीज़न है, अगर हम बहुत ही क्रूड वे में बात करें तो। ठीक है, तो वही चीज़ हमें फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के केस में दिखा है। ओके, क्योंकि जो बहुत सारे वेल्दी क्लाइंट, जो एसवीबी का केस था, एसवीबी में भी यही था, सिलिकॉन वैली बैंक में, कि जो वेल्दी क्लाइंट्स थे उन्होंने अपने डिपॉजिट्स को विड्रॉ करना शुरू कर दिया था। वही यहाँ पे भी हुआ है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के केस में भी। लेकिन फाइनली कुछ अच्छा हमें दिखा है कि मंडे को जो बिगेस्ट यूएस बैंक है, बिगेस्ट यूएस लेंडर जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी, ओके, उन्होंने कहा है कि हम खरीदेंगे इस सैन फ्रांसिस्को बेस्ड फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को, हम खरीद लेंगे, हम बचा लेंगे, डू नॉट वरी। ओके, and this is what is written here: the failure of the first republic, which said last week it had first quarter outflows of more than $100 billion, $100 billion से भी ज्यादा outflows देखा है इन्होंने। ओके, तो कैसे हमें अब थर्ड यूएस बैंक मिल जाता है केवल 2 महीने के समय में, जो फेल होता हमें देखा सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के बाद। ओके, तो देखिए ये सब कुछ आपके इस बार के मेंस में आएगा। ओके, कि क्यों बैंकिंग क्राइसिस हमने देखा, पहली बात तो बाहर के इन तरह के बैंक्स में, और इंडिया के बैंक्स में ऐसा क्यों कुछ भी नहीं होगा कभी भी। और इसका आंसर भी हम देख चुके हैं इकोनॉमिक सर्वे में भी, और आई थिंक 2 से 3 दिन पहले की एक न्यूज़पेपर में भी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्योंकि हमारे पास हमने इतनी सारी तो प्रोविजनिंग करनी है, कैपिटल रिक्वायरमेंट, दिस बफर, टियर 1 क्लासिफिकेशन, इतना कुछ किया हुआ है, बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए हम रेजिलियंट है, और हमारे यहाँ की आरबीआई, केंद्रीय सरकार, दोनों दे वर्क हैंड इन हैंड, वो किसी बैंक को इस तरह से फेल होने ही नहीं देते। ओके, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स आपको वहां लिखने पड़ेंगे। फर्स्ट रिपब्लिक्स ग्रोथ, अब देखिए 1985 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, सैन फ्रांसिस्को बेस्ड बैंक है। ओके, और फर्स्ट रिपब्लिक बैंक ने फोकस किया पहले स्टार्टिंग में तो बड़े बड़े लोन्स देना चीप रेट्स पे। ठीक है, तो वही सारी बातें यहाँ लिखी है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, व्हाट द डील मीन्स, तो जेपी मॉर्गन का ये कहना है कि इस डील में क्या होगा, जो 84 ऑफिसेज हैं 8 यूएस स्टेट्स में, यानी कि ये फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के, वो अब ऑफ कोर्स वो जेपी मॉर्गन के ब्रांचेस हो जाएंगे। तो जेपी मॉर्गन हैज़ नथिंग बट गॉटन एक्सपैंडेड एंड एक्सपैंडेड, और बहुत सारी कहते हैं कि हम लौटा देंगे पैसे जिनको चाहिए, पर एसेट्स भी तो सारे हमारे हो गए। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यू शुड जस्ट नो कि एक और एडिशनल हमें यहाँ पे बैंक मिला है, द इंडिया वे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब आप पढ़ते हैं कि क्यों इंडिया को एक परमानेंट मेंबर बनना चाहिए यूएनएससी का, या कैसे इंटरनेशनल फोरम में, या इस पे तो ऐसे आ सकता है, बिकॉज आई थिंक इंडिया का स्टैचर बहुत ज़्यादा राइज होता जा रहा है। अगर हम विश्व गुरु की बात करते हैं तो वाई विश्व गुरु, वाई शुड इंडिया बिकम विश्व गुरु? वी मस्ट बी डूइंग समथिंग अबाउट इट, वी हैव आवर ओन वे विच इज़ द इंडिया वे, राइट? सो व्हाट इज़ द इंडिया वे, व्हाट हैव वी डन? यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं पता, जो आपको मिल जाएंगे, जो आपको ये डिपिक्ट करेगा कि यूएन में भी कैसे हमारी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बल्कि किस तरह से स्टैचर बढ़ता जा रहा है। सो लेट्स सी। और यहाँ पे इस बार के प्रेलिम से रिलेटेड, क्योंकि सूडान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो सूडान कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है इस बार के प्रेलिम्स में, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सवाना टाइप क्लाइमेट या सूडान क्लाइमेट को प्रिपेयर करके जाइए, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, ऑफकोर्स उस पर एक एक्सप्लेनेशन दी होगी और नीचे ऑप्शंस ही होंगे, तो ये कौन से टाइप का क्लाइमेट है आपको देखना है। आपसे गम के बारे में पूछा जा सकता है, जो हमने बहुत ही रिसेंटली डिस्कस किया, गम अरेबिक, जिससे कोको कोला या फिर इस तरह की फिजी ड्रिंक्स बनती हैं, तो वो कहाँ से आता है? एकाशिया ट्री से आता है। एकाशिया ट्री कौन से क्लाइमेट में पाए जाते हैं, क्या क्लाइमेटिक पैटर्न है, ये सब कुछ, क्योंकि आप जानते हैं इन्वायरमेंट पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इसी तरह के आ रहे हैं लेटली, किसी ट्री के ऊपर क्या प्रोडक्ट होते हैं, कौन सी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं इनकी, ये स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। तो यहाँ पे भी सूडान से, और आपको ऑफकोर्स ये पता होना चाहिए कि ब्लू नाइल और वाइट नाइल के जो मीटिंग पॉइंट है ऑलमोस्ट वहाँ पे खार्तूम स्थित है। खार्तूम इज नथिंग बट द कैपिटल ऑफ सूडान, राइट? तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। ये पता होना चाहिए जो साउथ सूडान है, साउथ सूडान 2011 में बना है, लेटेस्ट कंट्री बेसिकली, ठीक है? तो ऑफकोर्स सूडान से ही टूट के बना है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो सूडान एक बहुत बड़ी कंट्री थी, सबसे पॉपुलस भी हो सकती थी, लेकिन अभी नहीं है, ठीक है? और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिसेंटली, और हमने डिस्कस किया था कि इंडिया की एक ऑल विमेन यूएन पीस कीपिंग मिशन गया था सूडान या साउथ सूडान, क्योंकि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है अब्ये में, तो आपको अब्ये के बारे में पता होना चाहिए। हम देखेंगे, स्पेलिंग्स भी आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है? ओके,
आप जानते हैं दिसंबर 31 को हमने बेसिकली जो अपना 8th टर्म था यूएनएससी के टेम्परेरी मेंबर के रूप में वो कंप्लीट किया था। और ये बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस था। ये कौन लिखती हैं? रुचिरा कंबोज जी, जो बेसिकली हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में। ओके, तो एक बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस था कि हमें ये अपॉर्चुनिटी दी गई ओवर द एपेक्स यूएन ऑर्गन यूएनएससी, क्योंकि आप जानते हैं यूएनएससी का टास्क क्या है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। तो 1.4 बिलियन लोगों के बिहाफ पे इंडिया को वहां रिप्रेजेंट करना, ऑफ कोर्स इट वाज वेरी हम्बलिंग फॉर रुचिरा जी। वही, और साथ ही में सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि रुचिरा कंबोज जी इज द फर्स्ट इंडियन वुमन डिप्लोमैट टू प्रिसाइड ओवर दैट हॉर्स शू टेबल इन डिसम्बर इन यूएनएससी बेसिकली। ठीक है, एंड देयर वाज नो ग्रेटर ऑनर फॉर द परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टीम टू हियर। और जैसे उन्होंने बताया, ये कुछ स्टार्टिंग में अपने एक्सपीरियंसेस बताया, आगे हम कॉन्क्रीट पॉइंट्स पे भी आएंगे कि कैसे जो हमारा मिशन है, इंडिया का मिशन है वहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, हमारी पूरी टीम को ये कहा गया काउंसिल मेंबर्स द्वारा कि कैसे दे वुड मिस अस, इंडिया विल बी मिस्ड इन द काउंसिल। ना ही केवल बाकी मेंबर्स ने, बल्कि जो मेंबर स्टेट्स हैं, यानी कि जो 5 P5 है, उन्होंने भी ये चीज़ कही। एज कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस इन यूक्रेन, तो जैसे कि यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सूडान या इस तरह के जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं पूरे संसार में, तो ये जो सेंटिमेंट है हैज़ नॉट डिमिनिश्ड ओनली स्ट्रेंथन्ड। इसका मतलब क्या है? जब इंडिया को ये बोला गया कि आपको काउंसिल में मिस किया जाएगा, तो जब यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट, सूडान का कॉन्फ्लिक्ट, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इंडिया की सोच या इंडिया को इसीलिए और मिस किया जाएगा। तो ये सेंटिमेंट दिसंबर 31 को खत्म नहीं हो गया, बल्कि और स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है बाकी कंट्रीज में, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू हैव एन इंडियन विजन, इंडियन ओपिनियन ऑन ओके हाउ शुड दिस बी हैंडल्ड। तो क्या है बेसिकली इंडिया का विजन, वो हम यहाँ देखेंगे। Meanwhile, outside the Security Council, in the intergovernmental negotiations of the General Assembly, of course, देखिए ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ कुछ जब हमें टेम्परेरी मेंबरशिप मिलेगी कुछ तभी हम अपना काम करते हैं। जी नहीं, हम जनरल असेंबली में UNGA में अपना काम कर रहे हैं उसी तरह से, जैसे उसी सोच से, उसी विगर से जैसे हम UNSC में कर रहे थे। We continue to make a strong pitch for a permanent seat on the Security Council for 1/6 of the humanity represented by India. populous country कहते रहते हो, तो फिर इतनी populous country को permanent seat नहीं मिलनी चाहिए। और सिर्फ population की बात नहीं है, कितनी चीज़ों में हमारा कंट्रीब्यूशन है आज। इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, इतनी सारी चीज़ों में, व्हाई नॉट? ओके, तो रुचिरा जी का ये कहना है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये गोल हम अचीव कर लेंगे बहुत ही जल्दी। इंडिया इज़ नॉट हाउएवर वही चीज़ कि हम UNSC की परफॉर्मेंस प्लॉडेट पे ही सिर्फ और सिर्फ निर्भर नहीं है, हम अभी भी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि कैसे सॉल्यूशंस लाए जाएं ग्लोबल टेबल पर। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड का। तो इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड में बेसिकली क्या होता है, इसको एडमिनिस्टर कर रही है परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया ऑफिस इन न्यूयॉर्क। ओके, इसमें क्या होता है, हम ग्रांट्स जो भी हमें देता है, हम उन ग्रांट्स को, डोनेशंस को यूज करके क्या करते हैं, जो भी मेंबर स्टेट्स ग्लोबल साउथ की किसी भी तरह के ग्रीवेंसेज होंगे, किसी भी तरह के पीड़ा से गुजर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो हम उनको सोशल इकोनॉमिक प्रोग्राम्स के लिए फंड करते हैं। ओके, इन कीपिंग विद आवर कमिटमेंट टू अ ह्यूमन सेंटर्ड ग्लोबल डेवलपमेंट model that sees the world as one large interconnected family, Vasudev Kutumbakam. ओके, तो ये चीज़ बेसिकली एक एग्जाम्पल है द इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। ओके, beyond summits and high level events, India's position on issues of our core interest, जैसे सबसे बड़ा इशू जो है वो काउंटर टेररिज्म का है। ओके, तो ये सिर्फ अब हमारा ही इशू नहीं रह गया, हमारा ही कंसर्न नहीं रह गया, हमने इसे एक मेन स्ट्रीम नैरेटिव बना दिया है इंटरनेशनल कम्युनिटी का। कैसे, जब हम UN काउंटर टेररिज्म कमेटी के चेयर थे, जब हम एक टेम्परेरी मेंबर थे, उसी समय पे हम बेसिकली हमने चेयर किया था, आपको याद होगा, मुंबई और दिल्ली डेलीगेशन आई थी, सारी मेंबर स्टेट्स आई थी 15 के 15, और कैसे ये जो टाइम था, इट वाज ऑफ कोर्स कोइंसाइडिंग विद 14th एनिवर्सरी ऑफ 26/11। ओके, तो साथ ही में हमने दिल्ली डिक्लेरेशन ऑल ऑफ दैट, ये सब कुछ देखा।
So it allowed us and the international community to refocus as well as rededicate ourselves to this fight. Going forward, I remain optimistic that we will be able to attain positive outcomes in the fight against terrorism where it is critically imperative. क्योंकि देखिए terrorism से तो हम अकेले नहीं लड़ सकते, कोई भी अकेला नहीं लड़ सकता, climate change से कोई अकेला नहीं लड़ सकता, ठीक है, तो यहाँ एक united front की ज़रूरत है। फिर हम आते हैं फरवरी 2023 पे, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अगर करंट अफेयर्स में ये कवर किया हो तो इंडिया को अब बेसिकली एक और नई अचीवमेंट मिली है। हम बने हैं चेयर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट 60 सेकेंड सेशन के लिए। चेयर ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। पहली बात तो देखिए, आपको ये सोशल डेवलपमेंट कमीशन के बारे में पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। तो एज यू वेरी वेल नो, अगर आपने पहली बार हमें ऐसा कुछ मिला है, फर्स्ट टाइम सिंस 1975 कि हम चेयर बने हैं ऑफ द कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। और आप जानते हैं कि यूएन कमीशन फॉर, अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो ऑफ कोर्स आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पढ़ने के लिए मिलेंगी कि किस चीज़ के लिए ये काम करते हैं। बेसिकली हमें 60 सेकेंड सेशन की चेयर मिली है, तो बहुत सारे ऐसी कि जो कोपेनहेगन डेक्लेरेशन थी उसको हम उस पर काम करते हैं। कोपेनहेगन डेक्लेरेशन इज़ बेसिकली रिलेटेड टू सोशल इश्यूज ओनली। 1995 की जो डेक्लेरेशन की गई थी तो उसको ही इम्प्लीमेंट करना है, और कैसे जो भी आगे सोशल इश्यूज हैं उस पर। इकोसॉक आप जानते हैं, जो वन ऑफ द 6 ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशंस का, इकोसॉक ने ही बेसिकली इसको एस्टैब्लिश किया है, ठीक है। तो इकोसॉक को कोई भी एडवाइस देनी हो सोशल लेवल पे, जनरल कैरेक्टर की, वो यही देती है, कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। सोशल फील्ड के जो भी काम है, जो बड़ी बड़ी इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज कवर नहीं कर रही, वो ये करती है, अगर हम बेसिकली एक क्रूड मैनर में देखें तो, ठीक है। और बस यही, और तो आपको क्या ही पता होना चाहिए कि ओरिजिनली 18 मेंबर्स थे सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर बॉडी के, अभी 46 हैं, ठीक है। तो इकोसॉक ही बेसिकली इलेक्ट करता है इनके मेंबर्स को, आपको ऑफ कोर्स ये भी पता ही होगा। Okay, where are we? This we have done. India, okay, as India's first woman permanent representative to the United Nations, it gives me a sense of how far we have come. Yes, exactly, how far we have come. अब हम यहाँ कुछ women के बारे में बात कर लेते हैं, across a broad spectrum of issues that concern women's rights. जैसे क्योंकि हम पहली वुमन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस के मुंह से सुन रहे हैं कहीं बातें। देखिए, मैं फिर भी ये बात कहूँगी कि ये बहुत बुरी बात है कि इतना समय लग गया, पर जैसे अभी तक हमें कोई भी विमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं मिली है। बीवी नागरत्ना जी होंगी मोस्ट प्रॉब्ली, पर आज़ादी का अमृत महोत्सव तो हमने कब का सेलिब्रेट कर लिया। तो ये थोड़ी इस चीज़ में ऐसा लगता है दैट वी आर लेट, बट स्टिल it gives me a sense of how our domestic achievements, whether they be in regard to representation or empowerment, have managed to make new beginnings, above all changing how the world perceives us. Yes, exactly, कैसे अब लोग हमें देखते हैं। And this is जैसे रुचिरा जी लिखती हैं that this is a good time to be a woman in India. ये बहुत अच्छा समय है कि इस समय आप एक वुमन के रूप में इंडिया में हैं, ठीक है, because of the fact India has become inclusive and right, और इनका ये कहना है कि it will only get better and better with the passing time, with the focus on women-led development. The deployment in January 2023 of, अब यहाँ पे बेसिकली उस डिप्लॉयमेंट की बात की जा रही है। जनवरी 2023 में क्या हुआ, एक ऑल वुमन पीस कीपिंग कंटिजेंट भेजा गया आब्ये पे, ABYEI, ठीक है। तो आब्ये बेसिकली कहाँ है, तो आपको खार्तूम भी पता होना चाहिए। बेसिकली जब आप सूडान का मैप खोलेंगे तो आपको पता चलेगा, तो खार्तूम इज एक्चुअली, आप इसे सेंट्रल ईस्टर्न देखेंगे ना, तो सेंट्रल ईस्टर्न के आसपास कहीं स्थित है, लेकिन जो आब्ये है बिल्कुल सूडान के साउथ में, तो इट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ साउथ सूडान एंड सूडान। और इसीलिए अभी तक यही नहीं पता कि सूडान का पार्ट है, एक डिस्प्यूटेड एरिया है। वैसे तो हम सूडान का ही पार्ट इसको गिनते हैं, पर साउथ सूडान क्लेम करता है कि हमारा है ये पार्ट, ठीक है। तो आपको आब्ये रीजन के बारे में पता होना चाहिए। इट इज़ एक्चुअली ऑयल रिच, बहुत ही ज़्यादा ऑयल फील्ड्स हैं यहाँ पे।
तो आपको ये पता होना चाहिए। और ऑफ कोर्स आप यूएन पीस कीपिंग मिशंस के बारे में तो जानते ही हैं कि कैसे आप फोर्स यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस। ओके, आपको इम्पार्शल रहना है। अगर आपको डिप्लॉय किया जा रहा है तो उसके लिए पार्टीज का कंसेंट चाहिए, क्योंकि यू आर नॉट अ पार्टी टू द कन्फ्लिक्ट, यू आर देयर फॉर मेंटेनिंग पीस। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, वेयर आर वी, तो आपको आबे मिशन के बारे में भी पता होना चाहिए। आर determination to deploy women in the cause of peace is only matched by the United Nations own bold emphasis on a strong female presence in the field in an effort to secure optimal outcomes। देखिए वही, जैसे जो ट्रेडिशनल व्यू है कि women are more peaceful, तो एक अगर women vision लेके आएंगे इंटरनेशनल विजन में तो ऑटोमेटिकली उसमें कम वॉर्स होंगी, ये माना जाता है। ऑल्दो अब कितना फेमिनिस्ट जो स्कॉलर्स हैं वो इसको डिबंक भी करती हैं, क्योंकि आप इससे क्या कर रहे हो कि विमेन का कि वो सॉफ्ट हैं, ये वही बना देते हैं। खैर, much of this goodwill for India does translate into concrete and positive outcomes on the ground, for instance in the recently concluded elections। Okay, now this is not important। कैसे हमें recently United Nations Statistical Commission में जब elections हुए तो उसमें हमें 46 वोट्स मिले, लैंडस्लाइड विन आउट ऑफ 53। तो ये एक्सेप्टेबिलिटी के बारे में बताता है हमारी कि कैसे हमें रिस्पॉन्सिबल, केयरिंग और कंट्रीब्यूटिंग पार्टनर गिना जाता है। ओके, सो द इंडिया वे इज गेनिंग इंक्रीजिंग ट्रैक्शन एट द यूनाइटेड नेशंस। हमारा प्रमोशन जो मिलेट्स का हमने किया, जैसे श्री अन्न हम कहते हैं, तो जिसने बेसिकली इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को लीड किया 2023, तो वही recognition and acceptance, we will continue to build upon this foundation। Okay, good। और वही at the United Nations discourse which brings the Indian perspective to the table। Above all, it is about how an effective multilateral system should work with people as its principal focus, people-centric governance, a human-centric global development model as opposed to a self-centered one। ओके, ये यूएस जैसे जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन ये सिर्फ इन, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी कैंडिड इन टॉकिंग टू यू, ऐसा कुछ नहीं है। ह्यूमन राइट्स जैसा उनके लिए कुछ मैटर नहीं करता। उनके लिए सिर्फ उनका नेशनल इंटरेस्ट करता, तो सबके लिए नेशनल इंटरेस्ट है, पर वो तो हिपोक्रेट है। एटलीस्ट हम कुछ कहते तो नहीं है किसी को। दीज गाइस आर लाइक यूएस, जैसे उन्होंने तालिबान में इस तरह से विड्रॉ कर लिया, बट देन यू टॉक अबाउट यूएस बीइंग द preacher of human rights, US being the teacher of everybody कि कैसे काम करना चाहिए human rights पे, democracy सबको सिखाएंगे हम, ऐसा ही कहते थे। तो फिर वहाँ कहाँ? खैर, walk the talk is what I would say that India was indeed the first। और देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया कि जब पैंडेमिक आया और सबको वैक्सीन चाहिए थी, ग्लोबल साउथ की मैक्सिमम कंट्रीज, इनफैक्ट ब्राजील ने भी, तो सबने बेसिकली सबसे पहला कॉल कहाँ खड़काया? इंडिया। तभी तो वैक्सीन मैत्री चली। मोर इम्पोर्टेंटली दिस मोमेंट वाज नॉट मोनेटाइज। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इंडिया ने इसको बढ़ चढ़ कर बताया नहीं कि हमने वैक्सीन दी किसी को, ये किया नहीं, क्योंकि हमने आज तक हर किसी के वेलफेयर को खुद का वेलफेयर समझा। वासुदेव कुटुंबकम, वी आर अ फैमिली इन अ फास्ट शिफ्टिंग ग्लोबल लैंडस्केप, एंड एज वी बिल्ड अ न्यू इंडिया द फंक्शंस एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अ डिप्लोमेसी विल ओनली इंक्रीज एंड मल्टीप्लाई मैनीफोल्ड। अगर हम कहते हैं कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, हमारा स्टैचर यहाँ पहुंच चुका है, तो देखिए कहने में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज अगर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कहते हैं कि देयर कैन नॉट बी एनी टॉक विदाउट इंडिया बिकॉज वी आर दिस एंड वी आर दैट, राइट, दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंडिया को कहीं इंक्लूड ना किया। जो भी संसार के अब सबसे बड़े फिनोमिनन होंगे वहाँ इंडिया का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, ऐसा ही कहा जा रहा है। लेकिन वही चीज अगर ये भी कहा जा रहा है तो रुचिरा कुंबोज जी कहती हैं कि साथ साथ में जो अब हमारी डिप्लोमेसी के लिए काम बढ़ जाएगा और जिस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, उसके लिए भी तो तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हर जगह प्रेजेंट होना है तो हर जगह काम भी तो करना है। तो स्वामी विवेकानंद जी जैसे कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड, विल कंटिन्यू टू सर्व, टू इंस्पायर एंड मोटिवेट। ओके, लेट्स जस्ट रीड द हिंदू के बाकी आर्टिकल्स। बिल्किस बानो केस, कॉन्विक्ट्स प्लेइंग फॉर टाइम एज सी जज। अब देखिए यहाँ पे जस्टिस के.एम. जोसेफ कहते हैं, जिनको बेसिकली बिल्किस बानो जी की रिट पिटिशन सुनने के लिए एलोकेट किया गया। बिल्किस बानो की ये जो रिट पिटिशन है वो बेसिकली बीवी नागरत्ना जी और के.एम. जोसेफ का बेंच सुनेगा।
लेकिन अब जस्टिस के.एम. जोसेफ ये कहते हैं कि देखिए इट इज़ मोर देन ऑब्वियस, ये किसी को भी समझ आ जाएगा सामने जो केस पढ़ रहा है या देख रहा है या फॉलो कर रहा है कि ये जो 11 कॉन्विक्ट्स हैं जिन्हें प्री मैच्योरली रिलीज किया गया, ये कुछ नहीं कर रहे, बस ये मेरे बेंच को फेस नहीं करना चाहते। मैं रिटायर होने वाला हूँ और इसीलिए बेसिकली चाहते हैं कि मेरे रिटायरमेंट के बाद कोई और जो नया बेंच आए वो इनका केस देखे। इसीलिए कोई जो भी तरीका हो सकता है कि हमें मौका नहीं दिया गया अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, हमें ये नोटिस नहीं भेजा गया, हमें टाइम नहीं मिला इनफ खुद के केस को प्रेजेंट करने का, ये सब कुछ कह के बस प्रोसीजर को खराब कर रहे हैं, ओके, और डीले करते जा रहे हैं ताकि मैं रिटायर हो जाऊं। तो ये चीज़ बेसिकली यानी कि द मैन रिलीज्ड अर्ली फ्रॉम लाइफ imprisonment in the case of gang rape of Bilkis Bano and murder of her family members during the 2002 Gujarat riots were raising a maze of procedural objections in successive court hearings to avoid this bench or his bench. ओके, वही सारी बातें यहाँ लिखी है कि जून 16 को बेसिकली रिटायर हो रहे हैं। तो आप कहेंगे जून 16 तो अभी बहुत दूर है, अभी तो मई शुरू हुआ है। तो देखिए वेकेशन भी तो आएगी, समर वेकेशन। मई 19 इज द लास्ट वर्किंग डे जो जस्टिस के.एम. जोसेफ के पास होगा, ठीक है। तो और जुलाई 2 तक तो जस्टिस जोसेफ ने ये भी कहा कि हम वेकेशन बेंच भी तो बैठ सकते हैं, तो उसमें सुन सकते हैं, लेकिन फिर सॉलिसिटर जनरल जो हैं जो गुजरात गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी पार्टी हैं इस पर्टिकुलर केस में, वो कहते हैं लेकिन देखिए आप एक बारी वेकेशन बेंच में करेंगे तो हर बारी के लिए हो जाएगा वेकेशन बेंच में, हर क्रिमिनल जो केस होगा इस तरह का उसमें हर बारी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे प्रेजेंट होना पड़ेगा, दैट शुड नॉट बी द थिंग। तो कहते ठीक है मई 9 को सुन लेंगे। यहाँ पे मई 17 आई थिंक लिखा है, पर मई 9 को ये केस सुना जाएगा। इट इज़ ऑब्वियस दैट दे डू नॉट वांट अस टू हियर द मैटर, इट इज़ मोर देन ऑब्वियस। और जो एडवोकेट्स हैं बिल्किस बानो जी की और वैसे भी जो और एडवोकेट्स हैं वो भी यही कह रहे हैं, ओके, इट इज़ मोर देन क्लियर टू ऑल ऑफ अस व्हाट इज़ हैपनिंग। मिस गुप्ता कहती हैं जो बेसिकली बिल्किस बानो जी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इंदिरा जयसिंह जो बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं वो कहती हैं कि ठीक है, जब हमें सब कुछ क्लियर ही है तो हमें इसे सक्सीड नहीं होने देना चाहिए, सच टैक्टिक्स शुड नॉट बी यूज्ड इन द कोर्ट। तो वही अब लेकिन 2 हफ्तों का टाइम उन्होंने बोला, जैसे आप यहाँ पढ़ सकते हैं 11 कॉन्विक्ट्स सीक एडजर्नमेंट बाय 2 वीक्स टू फाइल काउंटर एफिडेविट्स, जिनका समय उन्हें नहीं दिया गया उनके हिसाब से। तो फाइनली 2 हफ्ते का समय उन्होंने बोला कि आप ले सकते हैं, कुछ समय दिया है। लेट्स सी व्हाट एल्स वुड हैपन। Nine years after ban coal mining to resume in Meghalaya, says CM Sangma. तो आप जानते हैं कि पहली बात तो रैट होल माइनिंग के बारे में जो मेघालय में बैंड है, लेकिन अभी भी वैसे ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है इलीगली मेघालय में, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। लेकिन अगर हम बैन की बात करें, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कोल माइनिंग इन मेघालय जिसे बैन किया गया था इन अप्रैल 2014, अब दोबारा रिज्यूम हो जाएगा लीगली बाय जुलाई 2023। तो एक इलेक्शन रैली पे जब मेघालय चीफ मिनिस्टर कॉनराड के सांगमा, उन्होंने कहा कि सेंटर ने अप्रूव कर दिया है माइनिंग लीसेस को 4 लोगों के लिए, तो मतलब फाइनली साइंटिफिक माइनिंग, रैट होल माइनिंग नहीं, ट्रेडिशनल माइनिंग नहीं, साइंटिफिक माइनिंग दोबारा से स्टेट में शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच, आपको रैट होल माइनिंग के बारे में पता होना चाहिए था।